आकाशपुर नाम का एक गांव था, जहां पर हार्दिक नाम का एक व्यक्ति धोबी का काम करके अपना घर चलाया करता था। हार्दिक लोगों के कपड़े धोने के लिए ज्यादा पैसे लिया करता था। एक औरत आकर हार्दिक को कपड़े देती है। ये लीजिए, ये थोड़े से कपड़े हैं, इन्हें धो दीजिए। जी धो तो दूंगा, मगर पूरे 20 रुपए लगेंगे। मगर मेरी ननद के गांव में तो धोबी 10 रुपए ही लेते हैं। तो फिर वहीं से अपने कपड़े धुला लिया कीजिए, क्योंकि इस गांव में अकेला मैं ही धोबी हूँ और मैं इतने ही पैसे लेता हूँ। गांव वाले इस विषय को लेकर प्रधान के घर जाते हैं। प्रधान, ये हार्दिक धोबी गांव वालों से कपड़े धोने के लिए काफी पैसे हथिया रहा है। हाँ प्रधान जी, जहाँ पर दूसरे गांव में कपड़े धोने के लिए 10 रुपए लगते हैं, वहीं पर ये हार्दिक धोबी हमसे 20 रुपए लेता है। ये बातें मैंने सुनी तो थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी हार्दिक धोबी को आपके पास बुलाता हूँ। राजू, जाओ जरा हार्दिक धोबी को यहाँ बुला कर लाओ। जी प्रधान जी, अभी बुला कर लाया। राजू जाकर हार्दिक को बुलाता है और हार्दिक अपने गधे के साथ प्रधान की बैठक में पहुंचता है। धोबी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों से कपड़े धोने के नाम पर ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हो। प्रधान जी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने काम के लिए शहर से मंगाया खास कपड़े धोने का पाउडर इस्तेमाल करता हूँ, जो कपड़ों को एकदम नए जैसा कर देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे मेरे गधे को भी धोना पड़ता है, और मैंने कभी किसी को मेरे पास कपड़े धुलाने के लिए जबरदस्ती तो की नहीं है प्रधान जी, क्यों? ये जवाब सुनकर प्रधान भी उससे कुछ नहीं कहते हैं और हार्दिक धोबी वाला अपने गधे को लेकर चला जाता है। मगर वहीं खड़ा मोहित अपने आप से कहता है, ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कपटी धोबी सिर्फ गांव के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। इस गांव में कोई और धोबी नहीं है, इसीलिए ये कपटी उसका फायदा उठा रहा है। उसी गांव में अमन नाम का एक विद्वान व्यक्ति भी रहा करता था, जो हर पेड़ पौधे का ज्ञान रखता था। मोहित अमन के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है। तुम गांव वाले खुद ही अपने कपड़े क्यों नहीं धोते? आखिर हम कपड़े धोएं कैसे? सिर्फ पानी से? उस धोबी के पास किसी तरह का पाउडर है जो वो कपड़े धोने में इस्तेमाल करता है। बस इतनी सी बात, मैं आज ही रीठे का इस्तेमाल करके पूरे गांव के कपड़े धोने के लिए चूरा बनाता हूँ। अमन रीठे के पेड़ से कपड़े धोने के लिए चूरा बनाता है और दूसरी ओर हार्दिक अपने खास चूरे को लेने के लिए दूसरे गांव में जाता है और वहां दुकान वाले से उस चूरे को मांगता है। लाओ, वो पिसे हुए पत्थर का पाउडर दे दो। हाँ, अभी लाया। दुकानदार उसे पिसे हुए पत्थर का चूरा लाकर दे देता है और कहता है, मगर आप इतने सारे पत्थर के पिसे हुए पाउडर का करते क्या हैं? मैं अपने गांव वालों के कपड़े धोने में इस पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ। मगर ये तो पत्थर से बना पाउडर है। ये बात तो तुम्हें और मुझे ही पता है ना। गांव वालों को मैं ये कहता हूँ कि ये पाउडर मैं शहर से मंगाता हूँ और उनसे ज्यादा पैसे हटता हूँ। मेरा भी फायदा और तुम्हारा भी। हार्दिक उस चूरा को लेकर अपने धोबी घाट में आ जाता है और दूसरी ओर अमन गांव में हर जगह रीठा का चूरा बनाकर गांव में बांटने लगता है। अगले दिन 2 औरतें अपने कपड़े लेकर हार्दिक के धोबी घाट के पास से गुजरकर नदी के पास जा रही थी। लाओ लाओ, अपने कपड़े यहाँ रख दो और पैसे देकर चले जाओ। नहीं नहीं, हम आपके पास आज से कपड़े नहीं धुलवाएंगे, हम खुद ही अपने कपड़े धोएंगे। अब हमारे पास भी आपसे अच्छा कपड़े धोने का चूरा है। ये पाउडर तुम्हें कहाँ से मिला? ये चूरा खुद अमन ने अपने हाथों से बनाकर हमें दिया है। धीरे धीरे करके हार्दिक के धोबी घाट पर लोग अपने कपड़े धुलवाना बंद कर देते हैं, जिस पर हार्दिक क्रोधित हो जाता है और कहता है, सब ये अमन चमन की वजह से हुआ है। इतना अच्छा मेरा काम चल रहा था, फिर इस अमन के बच्चे ने मोहित के साथ मिलकर सारा काम बिगाड़ दिया। अभी इन दोनों को मजा चखाता हूँ। क्यों गधे, करेगा ना मेरा काम?
हार्दिक दूसरे गांव से एक ऐसा रंग और चूरा ले आता है जो कपड़े पर लगाने के बाद उसी चूरे से निकल सकता है, और हार्दिक अपने गधे को उस रंग से रंग देता है जिससे कपड़ों से निकालने का चूरा सिर्फ उसके पास होता है। सूखते हुए कपड़े को खराब करने के लिए कहता है, सुनो ए गधे, तुझे मैंने इन महंगे रंगों से रंगा है। जा और सारे गांव वालों के सूखते हुए कपड़ों को रंग दे, और एक भी कपड़ा छूटना नहीं चाहिए। अब जा। गधा अपने मालिक हार्दिक की बात अच्छे से समझ जाता है। और पूरी रात घूम घूम कर गांव वालों के सूखते कपड़ों पर रंग लगा देता है। और अगले दिन सब लोग अपने कपड़ों को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये रंग मेरे कपड़ों पर कैसे लग गया? मेरे पास बस एक ही जोड़ी कपड़े थे, वो भी खराब हो गए। सारे गांव वालों के सूखे हुए कपड़ों पर रंग लगे हुए थे। सब गांव वाले रीठा के चूरे को लेकर अपने कपड़े धोने के लिए नदी किनारे पहुंचते हैं। ये रंग तो कपड़ों से निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं किसने हमारे कपड़ों पर ये रंग लगा दिया। तुम सही कह रहे हो, मेरे कपड़ों से भी ये रंग नहीं निकल रहा है। मेरे एक जोड़ी कपड़े खराब हो गए। ये घटिया रीठा का चूरा किसी काम का नहीं है। हम तो खामखा ही उस अमन पर भरोसा कर बैठे। प्रधान गांव में एक बैठक बुलाते हैं जिसमें अमन और मोहित दोनों को बुलाया जाता है। ये क्या मोहित और अमन, तुम्हारा दिया हुआ कपड़े धोने का चूरा किसी काम का नहीं है। ये तो हमारे कपड़ों पर से रंग निकाल ही नहीं पा रहा है। प्रधान जी, पर सारे गांव वालों के कपड़ों पर ये रंग लगाया किसने? पक्का ये कपटी धोबी और उस गधे का काम है। उसी वक्त हार्दिक धोबी अपने गधे को लेकर बैठक में पहुंच जाता है। कैसी बातें कर रहे हो मोहित? तुम मुझ पर और मेरे गधे पर आरोप लगा रहे हो। गांव में कुछ भी होता है तो ये अमन और मोहित मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। हार्दिक अपने गधे को उस रंग को छुड़ाने वाले खास चूरे से नहला देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का सारा रंग उतर जाता है, पर उसके पिछले पैर पर अभी भी थोड़ा सा रंग लगा होता है, जिसे अमन देख लेता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कपड़े धोने का ऐसा चूरा बनाऊंगा जो इस रंग को भी निकाल देगा। हाँ हाँ, बनाते रहो। मेरे पास तो पहले से ही ये रंग निकालने का चूरा है, जिसे मैंने शहर से मंगाया है। अगर आप लोग अपने कपड़ों पर से ये रंग निकालना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं आपके कपड़े अच्छे से धो दूंगा। ठीक है, हम सब तुम्हारे पास कपड़े धुलाने आएंगे। आ जाइए, मगर पूरे 50 रुपए लूंगा, क्योंकि ये रंग छुड़ाने के लिए मैंने एक खास तरह का बहुत ही महंगा चूरा मंगाया है। वो तो आप लोगों की वजह से 50 रुपए में आप लोगों के कपड़े धो रहा हूँ, नहीं तो पूरे 100 रुपए लेता। कल आ जाइएगा, आप लोगों के कपड़े अच्छे से धो दूंगा। अभी मैं निकलता हूँ। अमन और मोहित बीच रास्ते में रुक जाते हैं। मैं जानता हूँ इसमें पक्का उस कपटी हार्दिक का हाथ है। हाँ, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसके गधे के पिछले पैर पर जो गांव के लोगों के कपड़ों पर रंग था ना, उस रंग को देखा। पक्का इस हार्दिक ने इस रंग को निकालने का चूरा कहीं से मंगाया है। मगर अब हम करेंगे क्या? ये कपटी लोगों से 50 रुपए सिर्फ कपड़े धोने के लिए ऐंठ रहा है। तुम चिंता मत करो मोहित, मैं अभी जाकर ये रंग निकालने का चूरा इन रीठों के पौधों से बनाता हूँ। अमन घर जाकर कपड़े धोने के चूरे पर काम करने लगता है, और पूरी रात काम करने के बाद वो उस चूरे को बना लेता है। और अगली सुबह सारे गांव वाले अपने रंगे हुए कपड़ों को हार्दिक के पास ले आते हैं। आओ आओ, यहाँ कपड़े रख दो और पूरे 50 रुपए अभी दे दो। जैसे ही गांव वाले अपने कपड़े हार्दिक को देने ही वाले होते हैं, मोहित और अमन वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को रुकने के लिए कहते हैं। मैंने इन कपड़ों के रंगों को निकालने वाला चूरा बना लिया है। हाँ, बस आपको इन कपड़ों को सादे पानी की जगह पर गर्म पानी में धोना होगा और सारे रंग निकल जाएंगे।
क्या सच में? अगर ऐसा है तो हम गांव वालों के काफी पैसे बच जाएंगे। और सारे गांव वाले हार्दिक के धोबी घाट से अपने कपड़े लेकर घर में गर्म पानी करके उन कपड़ों को धोने के लिए निकल जाते हैं, जिस पर एक बार फिर हार्दिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये अमन, चमन और मोहित हमेशा मेरा काम बिगाड़ देते हैं। अब मैं इनके कपड़ों पर ऐसा काला रंग लगाऊंगा जिन्हें ये खुद भी नहीं निकाल पाएंगे। अमन और मोहित को इस बात की भी भनक पड़ जाती है और वो दोनों ही प्रधान के घर जाकर सारी बातें बता देते हैं। और दूसरी ओर हार्दिक अपने गधे पर काले रंग की बोरी रखकर रात के समय निकलता है और रात के अंधेरे में अमन, मोहित और प्रधान छुपे हुए होते हैं। और जैसे ही हार्दिक कपड़ों पर रंग डालने जाता है, रुक जाओ हार्दिक धोबी। उनकी आवाज सुनकर वो काला रंग वो खुद पर ही पलट लेता है। प्रधान जी, आप यहाँ कैसे? मैं सब जान गया हूँ हार्दिक, तुमने ही पहले भी हमारे कपड़ों पर रंग लगाया था। थोड़े से पैसों के लालच में तुम इतने अंधे हो जाओगे, मैं ये नहीं जानता था। आज और इसी वक्त तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रधान जी, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मेरे कपटी स्वभाव में मैं अंधा हो गया था और मैं वचन देता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। प्रधान जी, मुझे लगता है इस धोबी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ, आखिर इसे अपने किए पर पछतावा जो है। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इसे एक बार माफ कर देता हूँ। शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब शिवानी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं माँ, मेरी शादी होने के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होऊंगी। हाँ, शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने, शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर में चली जाती हैं। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के पिताजी हाथ धुलने के लिए जाते हैं और शिवानी की माँ उनके लिए नाश्ता लगाने। और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो अपने माता पिता के साथ साथ मुझे भी मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी नाश्ता करके लड़के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के पिताजी को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले ही बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ।
इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। जी, मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है। और वो उम्र होती है बचपन में। जी, सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा। बस तुम दोनों एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझ लूं। जैसा आप कहें, मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों, अभी क्यों नहीं? जी, अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल देता हूँ। शिवानी के पिताजी अतुल को लेकर अपने घर आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने पिताजी की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ पिताजी। शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की सेवा में जुट जाती है। कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हूँ तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बड़ा गर्व होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद भी वो हर दिन घंटों तक अपने माँ पिताजी से फोन पर बात किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती थी। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा? बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? ये तो बताने वाली बात है। आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसको फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में ये दुख की घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो यहाँ से सीधे अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ अतुल के कुछ साथी उसको लेकर आए हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अतुल ने अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी, जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। आप दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस गांव में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए। पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं और आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सोचती है कि उनके गांव से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है। वहाँ बहुत से लोग मजदूरी किया करते हैं और वो अब से उनके लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। अब शिवानी कारखाने के पास अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी। मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है
और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए, बहुत ही कम पैसे में आपको ताजी ताजी खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बहुत से मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी, इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, पर ये गर्मा गर्म है, इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी की खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो आज के कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। पर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें कोई स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हमारा लाया हुआ खाना सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी इस गर्म खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा ठंडा खाना ही होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गरम कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी। क्या गरम करोगी बहन, अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को और कितना गरम करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गरम करो या ठंडा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे होटल में खिचड़ी खाने के लिए नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए चले जाते हैं। शिवानी अब बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगी? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे। भला दवाइयाँ वो कहाँ से खरीद कर लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आंख में मिर्ची लग गई थी, आंख जल रही है, इसीलिए आंसू आ रहा है। मैं दवाइयाँ लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, पर बिना पैसों के दवाइयाँ तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी को याद करती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। घर में मेरे पति व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में माँ पिताजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसको एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिवानी गाय की तरफ दौड़ती है। लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, पर इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मुझे ही खुद इसकी मदद करनी पड़ेगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की तरफ ले चलती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई वो सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। ये लो गाय माता, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गाय बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब गाय फिर से रमाने लगती है तो शिवानी उसको चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दोहने की सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसको दोहकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग ही चमक थी,
और एक ही बार में बाल्टी भरकर दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से होटल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई पनीर खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगी है, जिससे वो अपने पति की दवाइयों के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाला होटल के नाम से मशहूर हो जाता है।